जातीय जनगणना हमारे देश में होनी चाहिए? ये क्या हमारे मुल्क के हक में बेहतर है? जातिगत जनगणना आपको बताएगी कौन सी कम्युनिटी के कितने लोग मैट्रिक पास, कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने लोगों के पास नौकरी है, कितने घरों की आमदनी बेहतर है। इसलिए मैं कहता हूँ जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है। केजरीवाल साहब पर भी ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। इनको फंसाया जा रहा है या वाकई ये शामिल थे इस तरह के करप्शन में? सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फंसाने की नीयत से, पॉलिटिकली तंग करने की नीयत से ये सारे काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है 2024 तक मजबूती के साथ ये गठबंधन जुड़ा रहेगा या बिखर जाएगा? वो कौन है जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा है और वो कौन है जो पानी की बाल्टी ला रहा है? हम उसके साथ खड़े होंगे। तो जो पानी की बाल्टी लेकर आ रहा है वो कौन दिखाई दे रहा है आपको? कांग्रेस? सिर्फ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस है, इसमें कोई शक नहीं। ट्विटर पे आपने लिखा कि पहले आप भविष्य बताते थे, अब भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भविष्य क्या ज्योतिषी थे और मुझे देख करके मेरा भविष्य क्या लगता है आपको? रिजवान आजकल बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं अपनी चैनल पे। पता है इनकी नीयत है कि इनकी टीआरपी बढ़ जाए। आदाब, पॉडकास्ट विद तहजीब में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान रिजवान खान और आज हमारे इस पॉडकास्ट के ख़ास मेहमान बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं हिंदुस्तान की, बेबाक हैं और बहुत कम वक्त में उन्होंने बहुत सारे लोगों को यानी हिंदुस्तानियों को अपने साथ जोड़ा है अपने विचार के ज़रिए, और वो हैं योगेंद्र यादव साहब। सर, इस्तकबाल है हमारे इस शो में। नमस्कार। नमस्कार। आदाब, कैसे हैं आप? बढ़िया, जितना इस दम घोंटू माहौल में हो सकता है। दो वजह से दम घोंटू है ना, एक तो पॉल्यूशन है जी। और एक इस देश में दूसरा भी पॉल्यूशन चल रहा है पिछले कई साल से। जी जी। तो वो भी थोड़ा दमघोंटू माहौल बना देता है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, बहाव के साथ बहने वाली तो लाशें होती हैं, बहाव के खिलाफ तैरो तो इंसानियत का काम है, वो करते हैं। बिल्कुल। हम सबसे पहले आपको बता दें, इस पॉडकास्ट में आपका पहले तो हम शुक्रगुजार हैं कि ये वक्त आपने हमें दिया बातचीत के लिए। और ये पॉडकास्ट है जिसमें आपकी निजी ज़िंदगी से लेकर के आपकी जो करियर रहा या आप जो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं उसके ऊपर बात होगी, थोड़ी सी कैजुअल बात होगी, और जो बेबाक बात आप करते हैं, जो मौजूदा दौर में सियासत चल रही है या इश्यूज़ हैं, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम शुरू करें। बाकायदा जी, ज़रूर जी। तो योगेंद्र यादव जी के साथ इस बातचीत का सिलसिला, पॉडकास्ट का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका ट्विटर में देख रहा था, तो ट्विटर पे आपने लिखा कि पहले आप भविष्य बताते थे, अब भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भविष्य क्या ज्योतिषी थे और मुझे देख करके मेरा भविष्य क्या लगता है आपको? पहले मैं वो हुआ करता था जिसको लोग सेफोलॉजिस्ट कहते हैं जी। अब दरअसल ये शब्द ना मेरा बनाया हुआ है ना, मुझे पसंद था। मैं एक पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर था और मेरी रिसर्च थी इलेक्शंस पे। और मैं इलेक्शंस में क्या होने वाला है इसके बारे में हम बहुत बड़े बड़े सर्वे करते थे। और उस सर्वे के सर्वे में बहुत कुछ पता लगता है। एक ये भी पता लग जाता है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। तो उसका एग्जिट पोल वगैरह के सहारे उसके बारे में मैं बताता था जी। तो अमूमन लोगों को जो टीवी पे मेरा चेहरा याद रहता है, वो कहते हैं अच्छा वो ज़माने में आप टीवी पे इलेक्शन बताया करते थे जी। और वो सब। हालांकि वो मेरी ज़िंदगी की टॉप प्रायोरिटी कभी नहीं थी, मुझे वो काम कभी बहुत पसंद नहीं था, लेकिन वो था, कुछ इंटरेस्ट था, लोग कहते थे अच्छा कर सकते हैं और मेरी रिसर्च उससे अलाइन थी, तो वो कर लेता था। लेकिन 10 साल पहले मैंने कहा बस अब और नहीं। इनफैक्ट 11 साल पहले 2012 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था जी। हमने फोरकास्ट की थी, बिल्कुल सही बैठ गई, लोगों ने बधाई दी। मैंने कहा भैया बधाई के साथ साथ अब कान पकड़े, अच्छा आगे से और नहीं करना। बस हुआ, क्योंकि ज़िंदगी में ये करने के लिए मैं बना नहीं था। जो करना चाहता था अब मैं ज़िंदगी में वो करूँगा, वो नहीं जो आप टीवी वाले करवाना चाहते हो। गठबंधन के बारे में आप क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन के बारे में, जो अभी से ही उसमें ये देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं वो अलग लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी हैं वो भी अलग लड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 2024 तक मजबूती के साथ ये गठबंधन जुड़ा रहेगा या बिखर जाएगा? इंडिया कोएलिशन बना, बहुत अच्छी चीज़ हुई है, इससे फ़ायदा हुआ है। इसमें खींचतान है, बिल्कुल है, मनमुटाव है, बिल्कुल है। अरे कोई एक पार्टी थोड़ी है, अलग अलग पार्टियां हैं, यहाँ तो पार्टियों के अंदर मनमुटाव होता है जी। और सिर्फ आप इंडिया अलायंस का तो इसलिए चर्चा होती है क्योंकि टीवी दिन रात दिखाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनमें खींचतान है और मैं नहीं समझता कि ये खींचतान रातों रात ख़त्म होगी। ये तो इलेक्शन के दिन तक चलेगी। राजनीति में संगठनों के अंदर भी खींचतान होती है, संगठनों के बीच में भी खींचतान होती है।
सवाल ये है कि क्या वो मिलकर अपने वोट जोड़ सकेंगे। मन जुड़ेंगे बहुत वक्त लगता है, वोट जुड़ेंगे क्या? अगर एक कैंडिडेट खड़ा कर देंगे तो वोट जुड़ेंगे, और मेरी ये भी उम्मीद नहीं है कि 100% हो जाएगा। देखिए केरला में लेफ्ट फ्रंट और यूडीएफ तो एक दूसरे के साथ मिलने से रहे, वो तो अलग अलग लड़ेंगे ना चुनाव। तो मैं समझता हूँ 90% सीट के ऊपर अगर ऐसा कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आज से 1 साल पहले लोग क्या कहते थे? लोग कहते थे अरे इनको तो एक कमरे में बैठेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। अब बैठ गए हैं तो ये है कि साहब देखिए एक दूसरे के खिलाफ कभी कभी बयान दे देते हैं। अरे ये तो होगा राजनीति में, क्यों चिंता करते हैं? जी, मीडिया की आपने बात कही कि मीडिया जो दिखाता है हम वही देख रहे हैं और ऐसा हो भी रहा है। तो एक गोदी मीडिया टर्म इजाद किया गया, इस पर आपका क्या कहना है कि क्या वाकई आपको लगता है कि क्या गोदी मीडिया पहले नहीं था, बीजेपी से पहले, या कुछ हद तक था, अब क्या बिल्कुल ही बायस्ड हो गया है? आपके क्या विचार है? इस देश में जो व्यक्ति मीडिया को थोड़ा सा भी जानता है, मैं मीडिया का आदमी नहीं हूँ, मैं तो बस आप जैसे दोस्त आ जाते हैं, मिलते हैं, कभी बात कर लेता हूँ, जो थोड़ा सा भी जानता है वो जानता है कि क्या हो रहा है। देखिए सरकारें मीडिया पे असर डालने की कोशिश करें ये कोई नई बात नहीं है। सरकार मीडिया वालों को पटाने रिझाने की कोशिश करे ये तो पुराने धंधे हैं, सब चला करते थे। कभी कभार मीडिया वाले से कुछ पंगा भी ले लेना ये भी हुआ करता था, लेकिन ये कि सीधे सीधे उनका गिरेबान पकड़ के आज तो क्या हो रहा है, आज टीवी चैनल के मालिक को बताया जाता है कि कल से तुम्हारा एडिटर ये होगा। मालिक को पता लगता है कि अच्छा मेरा एडिटर ये होगा। एडिटर को फ़ोन करके शाम को बताया जाता है कि नहीं आपका शो इस चीज़ पे नहीं होगा, आपका शो उस चीज़ पे होगा। ये अनहोनी है। इस देश में इमरजेंसी भी लगी थी, इस देश में सेंसरशिप भी हुई है, लेकिन और मैं उस वक्त 13-14 साल का था तो मुझे याद है सेंसरशिप के ज़माने में भी अखबार देख के कम से कम मुझे पता था कि ये अखबार सेंसर होने के बाद आया है। और सेंसरशिप में उनको ये बताया जाता था क्या आप नहीं छाप सकते, और उनमें से जो तेज होते थे वो कॉलम खाली छोड़ देते थे। आज उनको ये बताया जा रहा है कि क्या छापोगे और कैसे हंस के छापोगे और कैसे दिखाओगे। ये जो है मीडिया क्या सवाल पूछता है, दुनिया भर में मीडिया सरकार से सवाल पूछता है। आज इजराइल और गाज़ा का युद्ध हो रहा है, इजराइल की फौज युद्ध कर रही है और इजराइल का मीडिया अपने प्राइम मिनिस्टर से इतने तीखे सवाल पूछ रहा है। हमारे देश में क्या हो रहा है, मीडिया सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन से सवाल पूछता है। हिम्मत नहीं इनकी कि पूछ ले कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल से इस देश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। तो हकीकत बहुत ही शर्मनाक है और सच ये है जिस दिन इस देश में मीडिया का सच्चा इतिहास लिखा जाएगा, कभी तो लिखा जाएगा, ये सब अंग्रेज भी चले गए ये भी जाएंगे जी, कभी तो सच्चा इतिहास लिखा जाएगा। उस दिन आज ये जो मीडिया के बड़े बड़े चेहरे हैं ना, सबके पास अपना मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें हम अब बात करें जातीय जनगणना की, क्योंकि ये बहुत करंट इशू है और इसमें हमने देखा कि बिहार में ये लागू हो गया। बिहार में आंकड़े भी आ गए जातीय जनगणना के कि किस कास्ट के कितने लोग वहाँ पर कितने परसेंटेज हैं, उसके हिसाब से अब 65% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। आपने इस पर भी सवाल खड़े किए कि 65% बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है? इसमें 2 सवाल आते हैं। एक तो ये कि क्या वाकई जातीय जनगणना हमारे देश में होनी चाहिए, ये क्या हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर है, उसकी बेहतरी के लिए होगा, और अगर होगा बेहतर है तो कितना परसेंटेज आरक्षण होना चाहिए? इन 2 सवालों को अलग कर लिया आपने, बहुत अच्छा किया। देखिए पहले समझ लें जातीय जनगणना है क्या। जातीय जनगणना का मतलब है कि इस देश में जो भी जनगणना नॉर्मली होती है, सेंसस होता है ना, कोई मास्टर आपके घर आता है, पूछता है जी बच्चे घर में कितने बच्चे हैं, कितनी पढ़ाई है, घर के अंदर क्या कोई 4 व्हीलर है, AC है नहीं है, और क्या नौकरी करते हैं, क्या आपका रोज़गार है, कितनी इनकम है, कितना ज़मीन है, सब सवाल पूछे जाते हैं। उसमें ये भी पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है, हमेशा पूछा जाता है, आज की बात नहीं है, 70 साल से पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि आप SC ST हैं क्या, अगर SC ST बताएंगे तो फिर मेरे से पूछा जाएगा कि अच्छा फिर आपकी जाति क्या है, रिकॉर्ड की जाती है। पर अगर आप कहें कि आप SC ST नहीं हैं तो आपकी जाति रिकॉर्ड नहीं की जाती। जातिगत जनगणना का मतलब सिर्फ इतना है
कि वो मास्टर या टीचर जो आपके घर आएगा सारे सवाल पूछेगा, आपसे SC ST नहीं भी हैं तब भी आपसे जाति पूछेगा। आप कहेंगे मैं मुस्लिम हूँ तो वो पूछेगा अच्छा आप कौन हैं, सैयद हैं, शेख हैं, क्या हैं, लाल बेगी हैं, क्या हैं, और वो रिकॉर्ड करेगा। बस इससे फ़ायदा क्या होगा, ये आपको एक तो गिनती पता लग जाएगी किस जाति की कितनी संख्या है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है, लोगों के मन में बहुत गलत धारणा होती है। जातिगत जनगणना का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि देश की किस जाति की आबादी कितनी है, ये मोटा मोटा सबको वैसे भी पता है जी। असली फ़ायदा ये है कि किस जाति, समाज, समुदाय, कम्युनिटी में कितनी शिक्षा है, कितनी आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है, नौकरियों की स्थिति क्या है। तो ये एक तरह से MRI है। एक्सरे आपको मोटी सी तस्वीर देता है, MRI आपको छोटी छोटी स्लाइस करके दिखाता है कि क्या है। तो जातिगत जनगणना आपको बताएगी कि बिहार के किस जिले में कौन सी कम्युनिटी के कितने लोग मैट्रिक पास हैं, कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने लोगों के पास नौकरी है, कितने घरों की आमदनी बेहतर है। यही बात तो इसलिए मैं कहता हूँ जातिगत जनगणना बेहद ज़रूरी है। अब आप समझो कि आप अस्पताल जा रहे हो, हाथ में दर्द हो रहा है, कह रहे हो कि एक्सरे करवा लेता हूँ, और कोई आपके पास आता है नहीं 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 एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। आप कहोगे नहीं यार 3 दिन से परेशान हूँ, देखता हूँ कहीं पे फ्रैक्चर तो नहीं है। कहना ना ना ऐसा MRI मत, एक्सरे मत करवा लेना। आप कहते हो नहीं यार करवा ही लेता हूँ। फिर वो अगर दरवाजे पे खड़ा हो जाए और कहे नहीं एक्सरे नहीं करवाने देंगे, तो मतलब क्या है, मामला दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, वो आपका दोस्त नहीं है, उसको कुछ है। और मतलब कि उसे भी पता है कि एक्सरे में क्या निकलने वाला है, और उसे डर है कि पता ना लग जाए आपको। यही खेल कास्ट सेंसस का है। जो लोग इसका विरोध करते हैं सबको पता है कि इसमें क्या निकलने वाला है, और वो बिहार में निकल गया। जब बिहार में कास्ट सेंसस हुआ तो 2 बड़ी बातें पता लगी। पहला ये कि जो अपने आप को अगड़ी जातियां कहते हैं उनकी आबादी जितना सारी दुनिया सोचती थी उससे बहुत कम है। हिंदू अगड़े जो हैं बिहार में लोग मानते थे, वैसे तो दावे तो बहुत होते थे 25, 30, 50, पर जो समझदार लोग थे वो कहते थे कि मेरे जैसे लोग भी मानते थे कि 16-17% के करीब होंगे बिहार में जी। गिनती हुई तो निकले 10.5%। तो पहला तो ये है, ये सच है जो आने का खतरा है कि हमें पता लग जाएगा। और दूसरा बड़ा सच ये कि अगड़े पिछड़े में शिक्षा में कितना अंतर है, आर्थिक स्थिति में कितना अंतर है। मैं आपको 1-2 मिसाल बताता हूँ। 50,000 से ऊपर घर की मासिक आय दिल्ली में तो कुछ भी नहीं मानी जाएगी, उस बेचारे को मिडिल बताया जाएगा। बिहार में वो बिल्कुल अपर का अपर है। पूरे बिहार में सिर्फ 3% लोग हैं जिनके पास इतनी फैमिली की इनकम महीने में 50,000 से ऊपर है। अगड़े हिंदुओं में कितनी है? अगड़े हिंदू नहीं, हिंदू मुसलमान मिला के, क्योंकि शेख सैयद पठान वहाँ पे उसमें शामिल है अगड़े में जी। तो अगड़ों में ये है 10%, और पिछड़ों में 4%, अति पिछड़े में 2%, और दलित में 1%। 1 और 10 का फासला है। शिक्षा का बताऊं मैं आपको, बिहार में सारा ब्राह्मण, हम सब सोचते हैं ब्राह्मण सबसे आगे हैं, एक्चुअली सबसे आगे नहीं है, कायस्थ सबसे आगे हैं। तो अगर आप देखें बिल्कुल हाई क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, MSc या लॉ, ऐसी डिग्री जिस पे आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप कायस्थ हैं तो 10,000 लोगों में से 1,080 के पास ऐसी डिग्री है, मतलब 10% से थोड़ी ज़्यादा। अगर आप बैकवर्ड कास्ट हैं, अगर आप ब्राह्मण हैं तो 500-600 के पास ये डिग्री है। बैकवर्ड कास्ट हैं तो मुश्किल से 100 के पास ये डिग्री नहीं है। और अगर आप मुसहर समाज से हैं, जो दलित का सबसे दलित है, 10,000 में से 1 शख्स के पास ये डिग्री है। 1 इधर और 1100 उधर। ये कोई देश है? किस तरह की विषमता है? इसका सामने नहीं आना चाहिए। और लोग कहते हैं ना 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 ना, ये आने मत दो, आने मत दो, ताकि पता ना लग जाए उस मुसहर को कि 10,000 में से तुम्हारा 1 बच्चा जिस लायक बनता है, दूसरी कम्युनिटी के 1000 लोग उस लायक बनते हैं। ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। बिहार में आई है,
पूरे देश में आनी चाहिए। रही बात आरक्षण की, आरक्षण बिहार में पहले से ओबीसी के लिए 30% था जी। आबादी ओबीसी की निकली 63%। और ये भी पता लगा सारे ओबीसी बराबर नहीं है, कुछ ओबीसी काफ़ी बेहतर स्थिति में है और कुछ ओबीसी बहुत बुरी स्थिति में है। तो जो थोड़ा सा बेहतर स्थिति में है, जिन्हें बिहार में बैकवर्ड कास्ट बोला जाता है, वो है 27%। और जो बहुत ख़राब स्थिति में है, जिन्हें अति पिछड़ा बोलते हैं, ईबीसी बिहार में, उनकी आबादी है 36%। जी। तो अब 63% लोगों को नौकरियों में सिर्फ 30% मिले, ये तो ठीक नहीं है ना। बिहार सरकार ने क्या किया, उसको 25 और 18 कर दिया, यानी कि 43। मतलब जो आबादी में 63% हैं, उनको नौकरी में 43 दिया है, 20 कम। और उस पर हाहाकार है, हाय हाय मर गए, लुट गए, पिट गए, देश बर्बाद हो जाएगा, देश डूब जाएगा। भाई कौन सा देश है ये? इनका तो नहीं है। कहते हैं आपने 65% रिजर्वेशन कर दिया। मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या बहुत ज़्यादा है? मैं आपको कहूँ कि भाई 10 रोटी ज़्यादा है कि कम है? सवाल है कि 10 रोटी 2 लोग खाएंगे, एक आदमी खाएगा कि 5 लोग खाएंगे, है ना। तो ये 65% रिजर्वेशन ज़्यादा है या कम है, उससे पहले हमें पूछना चाहिए जिनको दिया जा रहा है उनकी आबादी कितनी है, परसेंटेज क्या है उनका, उनकी परसेंटेज कितना है। तो जिन लोगों को 65% रिजर्वेशन कुल मिला के मिला है, यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी, वो आबादी में 85% हैं। तो जो 85 लोग हैं उनको 65 कुर्सियां दी जा रही हैं, इस पे हाहाकार है। और जो बाकी 15 बचे हैं, जिनके लिए 35 कुर्सियां अभी भी खाली हैं, वो कह रहे हैं हाय हाय मर गए, बस अब तो ख़त्म ही हो गया, देश में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। ऐसा हो तो आप क्या कहेंगे? जी। मैं तो सबको एक एक गिलास ठंडा पानी पिलाऊंगा कि भैया आराम से बैठ जाओ, चिंता ना करो, घबराओ मत। और ये टीवी वाले इतना जहर फैला रहे हैं, थोड़ा इनको कम देखा करो। जी। अच्छा, आपको क्या लगता नहीं है कि ये राजनीतिक लाभ उठाने के लिए भी सियासी पार्टियां इसको इलेक्शन के वक्त ही जातीय जनगणना की बात कर रही हैं या लागू कर रही हैं? आपको एक बुनियादी बात बताऊं, डेमोक्रेसी में हर अच्छा काम सियासी नियत से ही होता है। जी। जैसे ये पूछने का सवाल बिल्कुल वो है, कोई कहे कि रिजवान आजकल बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं अपनी चैनल पे, पता है इनकी नीयत है कि इनकी टीआरपी बढ़ जाए। आप क्या कहोगे? हाँ भैया है मेरी नीयत ही, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दुकानदार आजकल बड़ा अच्छा माल बेचने लगा है अपनी दुकान पे, ये ना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाँ भाई कर रहा है, क्या दिक्कत है? अगर सड़ा हुआ केला बेच के प्रॉफिट बना रहा है तब दिक्कत है, अगर अच्छा माल लेके प्रॉफिट बढ़ा रहा है तो क्या दिक्कत है? तो मैं तो चाहता हूँ पार्टियां करें, मैं चाहता हूँ गरीबी का सवाल उठे, मैं चाहता हूँ औरत की सुरक्षा का सवाल उठे, माइनॉरिटीज़ की हिफाजत का सवाल इलेक्शन में उठे, शिक्षा का सवाल उठे, सेहत का सवाल उठे, और ये जो जहरीली हवा है इसका सवाल उठे। डेमोक्रेसी में जब तक कोई सवाल सियासी नहीं बनेगा तब तक उस सवाल पे कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। अगर नरेंद्र मोदी जी इस देश के गरीबों का, इस देश की माइनॉरिटीज़ का, इस देश की औरतों का कल्याण करके तीसरी, चौथी, पांचवी बार प्राइम मिनिस्टर बने, अच्छी बात है ना, बनने दीजिए ना। जहर फैला के बने, लोगों के कपड़े पहचान के बने, तब दिक्कत है। फूट डाल के बने, आग लगा के बने, तब परेशानी है। तो अगर ये करते हैं नीतीश कुमार, सोचते हैं कि इससे इनकी वोट बढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, एनकरेज कीजिए उनको, कहिए शाबाश और करो, सबको करना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे दिल्ली की सियासत की, केजरीवाल जी की। आप लाइमलाइट में आए आंदोलन के बाद से, और केजरीवाल जी के साथ आप काफ़ी वक्त तक रहे, उनकी कोर टीम के मेंबर रहे। मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं कि पहले सत्येंद्र जैन साहब, फिर मनीष सिसोदिया साहब, फिर संजय सिंह साहब, अब केजरीवाल साहब पर भी ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। इनको फंसाया जा रहा है या वाकई ये शामिल थे इस तरह के करप्शन में? देखिए, इसमें पहली बात सबसे पहले कहनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको फंसाने की नीयत से, पॉलिटिकली तंग करने की नीयत से, और अपने ओपोनेंट को की बाँह मरोड़ने की नीयत से ये सारे काम कर रही है। इसमें तो कोई शक हो ही नहीं सकता। जिसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई इनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहा हूँ।
सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैक्ट्स अपनी मनीष सिसोदिया वाली बेल में लिखे हैं। अगर वो फैक्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये सब चीज़ मिली है, तो उस पर चिंता किसी भी इंसान को होनी चाहिए। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आप 1 साल तक जेल में बंद करके रखो? संजय सिंह को पकड़ के अंदर कर दो, राघव चड्ढा की राज्यसभा की मेंबरशिप वर्चुअली ख़त्म कर दी है, जैसे महुआ मोइत्रा की कर रहे हैं जी। ये तो प्रताड़ना है। अगर 2 गलत काम कर 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो सच है, यानी कि शराब की जो नीति थी उसमें हेराफेरी हुई, और हेराफेरी इस नियत से हुई कि कुछ कंपनियों को फ़ायदा करवाया जाए। 1 मिनट के लिए मान लीजिए जी। अगर वो मान लेते हैं, तब क्या इस चीज़ का हक है कि आप एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को 1 साल से जेल में रखे हुए हैं? आप पूछताछ कीजिए, आपको पूरा हक है। और क्या आपको ये हक है कि ऐसे ही आरोप लगे हुए सैकड़ों, 1-2 नहीं, सैकड़ों नेता जो हैं उनके बारे में कभी कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो बीजेपी से हैं? मैंने कहा इस देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के लड़के के बारे में जो आरोप लगा है, और ऐसा वैसा आरोप नहीं, शुरू में तो 2 वीडियो आए, तीसरा जो वीडियो आया वो तो बंदा आराम से चैट दिखा रहा है, पार्सल जो भेजे हुए हैं गलत चीज़ों के, उन पार्सल की रिसीट दिखा रहा है और पूरी डिटेल्स दे रहा है। अब तक ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ा भाई? ये क्या ईडी सिर्फ इलेक्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का? तो बिना आम आदमी पार्टी को कोई क्लीन चिट दिए, बिना उनको कोई करेक्टर सर्टिफिकेट दिए, शराब की नीति में अगर कोई गड़बड़ है बिल्कुल छानबीन होनी चाहिए। बस हर एक की छानबीन कीजिए और छानबीन के नाम पे लोगों को प्रताड़ित करना बंद कीजिए। अब हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करें, ये भी मुद्दा उठा, इस पर एक पैनल बनाया गया जो अभी रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगा कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में। इसके साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अब बात हो रही है, तो आपके विचार के मुताबिक क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन में कमेटी क्या कहेगी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। कमेटी कहेगी कि इससे देश के लिए बहुत फ़ायदा है, इससे देश की एकता बढ़ेगी, ये सब वो लोग पहले ही कह चुके हैं कमेटी वाले। इसमें कुछ फॉर्मेलिटी का इंतज़ार हो रहा है, शायद ये इंतज़ार हो रहा है कि कौन से दिन मोदी जी ने कहा होगा कि इस दिन आके मेरे को रिपोर्ट दे देना, उसका इंतज़ार हो रहा है। स्कीम का नाम पूरा नहीं बताया आपने। स्कीम का नाम है 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पार्टी 1 लीडर। अच्छा। ये पूरी स्कीम है। मतलब स्कीम का बेसिक ये है कि मोदी जी को लगा कि भाई हम देखो नेशनल इलेक्शन तो जीत जाते हैं, स्टेट इलेक्शन में पचड़ा पड़ जाता है। यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी हरा देती है, बंगाल में ममता हरा देती है, और कहीं राजस्थान मध्य प्रदेश में भी हम इलेक्शन हार जाते हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि दोनों इलेक्शन को जोड़ दें। तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो पुल फैक्टर है वो बढ़ जाएगा, और लोगों का मध्य प्रदेश में वोट देते वक्त मध्य प्रदेश पे ध्यान कम होगा, भोपाल में हम जो घोटाले कर रहे हैं उस पे ध्यान कम होगा, दिल्ली पे ध्यान ज़्यादा होगा। इसलिए स्कीम बनाई गई है ताकि बीजेपी को स्टेट इलेक्शंस में जो बार बार हार का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये तो जहर है। स्कीम क्या है? स्कीम कहती है कि आप कोई भी कंपनी कितना मर्जी पैसा किसी भी पार्टी को दे दे, बस सिर्फ कंपनी को पता होगा, पार्टी को पता होगा, और किसी को पता नहीं होगा। ये कहा जाता है, लेकिन और किसी को पता होगा। वो कौन है? ईडी, सीवीसी, एसबीआई, गवर्नमेंट, मोदी जी। तो आप, अगर आपको पता है कि आप मुझे पैसा देंगे जिसका केवल इन भाई साहब को पता होगा, तो आप किस पार्टी को पैसा देंगे? आप इनकी पार्टी को पैसा देंगे और किसी को नहीं देंगे, और यही हुआ है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड तो इस देश में मनी और पॉलिटिक्स के रिश्ते में जहर घोलने की सबसे खतरनाक स्कीम है, और ज़्यादातर इंडियंस को ये बात पता नहीं है। मैं बता दूं कि इससे पहले नियम ये होता था कि कोई भी कंपनी अगर 100 रुपये का मुनाफा कमाएगी तो 7.5 रुपये से ज़्यादा वो किसी पार्टी को दे नहीं सकती चंदा जी। इन्होंने हटा दिया है। कोई कंपनी अब जो 1 पैसा मुनाफा नहीं कमाएगी वो कंपनी 100 करोड़ का चंदा दे सकती है, और पहले शर्त ये थी कि सिर्फ हिंदुस्तानी कंपनी दे सकती है। अब इन्होंने ये भी हटा दिया है। अब विदेशी कंपनियां, चीन की कंपनी
हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी को जितना चाहे चंदा दे सकती है। यानी आपको लगता है करप्शन बढ़ेगा इससे ज़्यादा? बढ़ेगा नहीं, बढ़ चुका है, 5 साल से चल रहा है। अफसोस की बात यह है कि 5 साल से इस देश के सुप्रीम कोर्ट को वक्त नहीं मिला इतनी बड़ी स्कीम को देखने का भी कि भाई ये कैसे हो रहा है। थोड़ी सी नॉन सीरियस बात कर लेते हैं हम जाने से पहले। आपको लेकर के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपके कैरेक्टर को लेकर के काम कर रहे हैं और वो आपको प्रमोट भी करते हैं एक तरह से। तो एक भगत राम जी हैं, वो काफ़ी बहुत अच्छे से आपके गेटअप को या आपकी बातों को वो उस पर मीम्स बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं। उनको आपने देखा है कभी? हाँ, देखा है। अच्छा। अब मेरी 2-1 महीना पहले उनसे मुलाकात भी हुई। जी। अच्छा, तो कैसा लगते हैं उनके वीडियोस आपको? देखिए, पहली बात तो ये बताऊं, किसी भी इंसान का अगर कार्टून बनता है, कैरिकेचर बनता है, मिमिक्री होती है, तो ये तो ट्रिब्यूट है ना आपके लिए। ये तो मतलब आपको ये तो एक किसी भी इंसान को इस चीज़ पे तो फ़ख्र होना चाहिए। भगत राम जी का आपने बताया, एक दो और साथियों ने भी उसमें किया था। मैंने तो कहा, भगत राम जी ने एक बार कुछ बनाया था वीडियो, जो एक काल्पनिक बातचीत मेरी और किसी टीवी एंकर की, तो मैंने तो उस पर लिखा था पब्लिकली कि ये मेरे से तो बेहतर है भैया मेरे से 2 कदम आगे ही है, कम नहीं है। तो सलाम है उनको, और इस लायक उन्होंने समझा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, आपने इतना वक्त दिया और बेबाकी से हमारे साथ बात की हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। तो ये थे योगेंद्र यादव जी। अगले पॉडकास्ट में किसी और मशहूर शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप रखें अपना ख्याल। आदाब।